नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन, ब्रेकिंग बुलेटिन, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं तमाम महत्वपूर्ण और खास खबरों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया। ऊर्जा सुरक्षा पर खड़गे ने चर्चा की मांग उठाई है। पश्चिम एशिया संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा। बढ़ते वैश्विक तनाव के बाद भारत के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने पर, रणनीति स्पष्ट करने पर उन्होंने मांग की है कि चर्चा होनी चाहिए। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट ये खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। एस जयशंकर का जवाब। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। पीएम मोदी की घटनाक्रम पर नजर है। संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद बिगड़ गई है। संघर्ष अन्य देशों में भी फैल गया है। विनाश का स्तर लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। I rise to apprise this august house of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. Nothing will go on record except the minister's statement. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. विपक्ष के हंगामे पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष को देश और बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ना देश की चिंता है, ना परिस्थिति की चिंता है। वो केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है।
लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है, इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया SIR के बारे में, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई, लगभग 18 घंटे चर्चा चली। और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन regarding the India's astronaut abroad in International Space Station and critical role of the space program विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी। इस वक्त से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। हिमाचल भेजे जाएंगे हरियाणा कांग्रेस के विधायक। और जिस दिन देखिए इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, उसी दिन से सबसे पहले खबरें अभी तक ने इसको लेकर कयास लगाए थे कि हो सकता है कि हिमाचल इन विधायकों को भेजा जा सकता है। आज शाम कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जाएगा। राज्यसभा चुनावों तक हिमाचल प्रदेश में रखेंगे कांग्रेस के विधायक। तो आपको बता दें कि सबसे पहले खबरें अभी तक ने ये जानकारी दी थी कि अब कांग्रेस के विधायक हिमाचल शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस शासित प्रदेश है हिमाचल। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, अब देखिए राज्यसभा चुनावों के बीच एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग का डर नजर आता है कांग्रेस को, और कांग्रेस अपने विधायकों को शायद अब शिमला पहुंचा रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं एक बड़ी खबर है हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले खबर अब तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है, जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक अब अगले एक हफ्ते के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में इन विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव वोटिंग से कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव है 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, और लेकिन उम्मीदवार 3 है। कायदे से एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार आने से खुद कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो चुकी है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि कांग्रेस के विधायकों में इसी तरीके की क्रॉस वोटिंग न हो। इसी को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से तय किया गया। आज शाम को 6 बजे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़, वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के विधायक हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। सभी विधायकों को कहा गया है कि वो एक हफ्ते का अपना जो पैकिंग है उस करके लाएं, उस लिहाज से लेकर आए। और कांग्रेस के विधायक 16 तारीख को, क्योंकि राज्यसभा चुनाव है, 16 तारीख को सुबह ही फिर सीधा हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में पहुंचेंगे, वोट डालेंगे। और एक हफ्ते के लिए अब जो कांग्रेस के विधायक है हिमाचल प्रदेश की वादियों में रहेंगे, ताकि किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग न हो। जी, तो क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ये रणनीति तैयार की गई है, और गेस्ट हाउस में देखिए रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है अनिल। इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान, कई चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर था, और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में विधायकों को शिफ्ट किया गया था। इस बार क्या नजर आता है, क्या तमाम विधायक मौजूद रहेंगे? देखिए, आरती, आपको पिछला राज्यसभा चुनाव होगा जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। इसी वजह से लेकर गई थी कि कांग्रेस के विधायकों में कोई फूट न हो, कोई क्रॉस वोटिंग न हो, और कांग्रेस की जीत पक्की हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायकों में फूट देखने को मिली। 2 विधायकों के क्रॉस वोट की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और इस बार भी कांग्रेस इसी वजह से हिमाचल प्रदेश विधायकों को लेकर जाएगी कि कांग्रेस विधायकों में फूट न हो, कोई क्रॉस वोटिंग न हो। बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी तरीके से कांग्रेस के विधायकों से संपर्क न साध पाए। कांग्रेस की कोशिश तो यह है कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग से बचे, कांग्रेस के विधायक न टूटे, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है करमवीर बौद्ध उनकी जीत हो। मकसद तो कांग्रेस का ये है, लेकिन ये भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जाएंगे तो हरियाणा में जब राज्यसभा चुनाव होगा तो उस दौरान किसी तरीके की टूट न होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस की रणनीति है
ताकि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट रहे, एकजुटता के साथ जो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कर सके ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सके। जी, तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है और अब हिमाचल तमाम विधायकों को पहुंचाया जाएगा। क्रॉस वोटिंग का डर है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए थे कि हमारा तो बिल्कुल पक्का ये है कि एक सीट बीजेपी की जाएगी, चाहे निर्दलीय वाली चली जाए या फिर बीजेपी के उम्मीदवार की चली जाए, एक सीट तो पक्का है कि कांग्रेस की आ रही है। ऐसे में जब इतना भरोसा है तो फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग का ये डर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, भले ही नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हो, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से दावे किए जा रहे हो कि जो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार है उनकी जीत होगी, लेकिन ठीक है, कांग्रेस का नेतृत्व ये दावे तो करेगा ही, लेकिन इन दावों के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कहीं उनके लिए किसी तरीके का खतरा पैदा न हो। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव का एग्जाम्पल देखिए, जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर जीते उस वक्त अजय माकन की जीत बिल्कुल पक्की दिख रही थी, उसके बावजूद निर्दलीय जीत गए थे। उससे पहले के चुनाव की बात देख लीजिए, जब सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर जीते उस वक्त भी जो कांग्रेस और आईएनएलडी के संयुक्त प्रत्याशी थे आर के आनंद, उनकी जीत भी पक्की दिख रही थी। भले ही आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो, उनको ज्यादा घबराने की जरूरत न हो, लेकिन उनके लिए चिंता की बात जरूर है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, सतीश नांदल। उस सतीश नांदल को बीजेपी का भी समर्थन हासिल है, निर्दलियों का समर्थन हासिल है और कहीं ना कहीं निर्दलीय की भी कोशिश रहेगी कि चाहे जोड़ तोड़ के जरिए, चाहे अपील के जरिए, वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जो उनको 31 विधायकों का आंकड़ा चाहिए वो जुटा पाए। 31 का उन्हें आंकड़ा चाहिए है, लेकिन इसी बीच जब कर्मवीर बोध के नाम का ऐलान हुआ था, एक नाराजगी देखी गई थी कांग्रेस में। क्या अभी भी अंदर खाते कोई ऐसा गुट है, कोई ऐसी नाराजगी है? कर्मवीर बोध का किसी तरह का विरोध है अनिल? देखिए, कर्मवीर बोध के नाम की जब अनाउंसमेंट की गई थी, जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं उन सभी के लिए अचंभित होने वाला फैसला था और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेता थे वो भी अचंभित हुए थे। हालांकि किसी भी नेता की तरफ से खुलकर किसी तरीके की ना कोई नाराजगी दिखाई गई, ना किसी तरीके को बयान दिया गया, लेकिन अंदर खाते चाहे कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वरिष्ठ नेता थे, वो इस फैसले से थोड़ा अचंभित जरूर हुए थे। लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बोध है, कांग्रेस आलाकमान का भी हरियाणा कांग्रेस लीडरशिप को सिर्फ यही संदेश है कि हर हालत में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कर्मवीर बोध, उनकी जीत होनी चाहिए। किसी भी सूरत में किसी विधायक का वोट खराब नहीं होना चाहिए, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप है वो किस तरीके से अब आश्वस्त करती है कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। हालांकि रणनीति पूरी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। आज शाम से ही जो कांग्रेस के विधायक है सोलन जिले में पहुंच जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की वादियों में रहेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो रणनीति है कितनी कारगर साबित होगी। बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर हलचल हो गई है तेज। आज कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल रवाना किया जाएगा और अब देखिए राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का, क्रॉस वोटिंग का एक डर देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा पुख्ता है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल चुके हैं कि एक सीट कांग्रेस के खाते में पक्की जानी है क्योंकि संख्या बल इतना है कि हम ये जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि निर्दलीय की एंट्री के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग बुलेटिन की ये है, लाभार्थियों को लाभ विभिन्न योजनाओं के तहत राशि वितरण समारोह से जुड़े। दरअसल सीएम सैनी ने लाभार्थियों को राशि जारी कर दी है। सीएम सैनी ने 1884 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। 26.12 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन जमा, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन भत्ते सीधे खातों में ट्रांसफर और डायरेक्ट बेनिफिट से सरकार की पारदर्शिता साबित हो रही है। तो डायरेक्ट बेनिफिट से सरकार की पारदर्शिता साबित हो रही है और महत्वपूर्ण है कि वृद्धावस्था और साथ ही साथ दिव्यांगजन के जो भत्ते हैं वो सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। पहले होता था कि देखिए इसमें समस्याएं आती थी, बिचौलियों का खतरा था, लेकिन अब जिस तरह से सीधा ये राशि लाभार्थी के खाते में जाती है उससे एक बड़ा फायदा ये है कि लीकेज हट गई है। बड़ा फायदा ये है कि सीधा लाभार्थी के खाते में जारी की गई किस्त पहुंच जाती है। अब वृद्धावस्था और दिव्यांगजन भत्ते की सीधे खाते में ये ट्रांसफर राशि कर दी गई है और डायरेक्ट बेनिफिट से सरकार की पारदर्शिता एक बार फिर से साबित हो रही है। हमने कल महिला दिवस के अवसर पर 1357 करोड़ रुपए विभिन्न हमारे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट
राशि पहुंचाने का काम किया है। और उससे पहले अगर हम देखें 3 तारीख को गौशालाओं का एक कार्यक्रम भटगांव में मैंने किया था। 68 करोड़ रुपया मैंने वहां गौशालाओं के लिए देने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा आड़ती है, चाहे हमारे गरीब परिवार के मकान बनाने की बात है, ऐसे सब लोगों के खाते में 1884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है, ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। पिछले 2 दिनों में हमने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने प्रश्न लगाए हैं। शून्यकाल की कार्रवाई में भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। आयुष्मान योजना से जुड़े ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी इस दौरान चर्चा होगी और हरियाणा विधानसभा में बजट अनुमानों पर भी चर्चा होगी। आज 2 विधेयकों पर भी चर्चा होनी है और कौन कौन से विधेयक हैं वो आपको बता देते हैं। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा साथ ही अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक है 2026। इसके साथ ही हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियन संशोधन विधेयक 2026। 18 मार्च तक चलेगा बजट का सत्र और बजट सत्र को लेकर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि देखना ये होगा कि आज कौन कौन से प्रश्न सामने आते हैं। अब एक बड़ी खबर के चंडीगढ़ से 24 मार्च को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। 24 मार्च सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक का समय और दिन मुकर्रर हो चुका है और ये रहेगा 24 मार्च सुबह 11 बजे। कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। हरियाणा कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। देखना होगा कौन से बड़े फैसले या खास फैसले इस दौरान देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में कल होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगेगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी और योगी कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ बेहद खास प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगने वाली है। लखनऊ में कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगती है। कई खास प्रस्तावों के सामने आने की उम्मीद है। नौवीं ब्रेकिंग बुलेटिन की खबर। गुरुग्राम में युवती पर एसिड अटैक का मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान पवन के तौर पर हुई है। महेंद्रगढ़ का रहने वाला है आरोपी पवन। विवाद के बाद आरोपी ने मारपीट की थी। अस्पताल में 24 वर्षीय युवती के चेहरे पर फेंका एसिड। लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे दोनों। तो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहा करते थे और देखिए एसिड फेंका था लड़की पर और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के बयान में क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। जीएच गुड़गांव से एक सूचना मिली कि किसी महिला के ऊपर उसके साथी प्रेमी द्वारा कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया। उसके लिए आए हुए हैं और अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी मामला हो आपको बाद में अवगत करा देगा। अभी मामला जो है स्टेटमेंट के लिए है। जैसे ही पता चलेगा तो अवगत करा देगा। ब्रेकिंग बुलेटिन की अगली बड़ी खबर है फरीदाबाद से। एजीएम नगर में परिवार पर डंडों से हमला किया गया है। लोहे के रॉड और कुल्हाड़ी से वार किया गया। हमले में 4 लोग घायल हैं। इलाज जारी है। इस मामले को लेकर हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया यही जाता है कि आपसी कहासुनी हुई, इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। 4 मार्च का ये मामला बताया जाता है। अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज भी इससे जुड़ा हुआ सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे पहले विवाद होता है, फिर लड़ाई होती है और फिर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया जाता है। पानीपत से खबर है। 6 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया।
लापरवाही की वजह से गई मासूम की जान। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई की है और बराना गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस तैनात है। तेज रफ्तार ओवरलोड था ट्रैक्टर, ये बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि तेज रफ्तार भी थी, ओवरलोड भी था ट्रैक्टर। इलाके में अवैध खनन होता है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज गति में वाहन जाते हैं, ओवरलोड वाहन होते हैं, ब्रेक लग नहीं पाते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है और जिस तरह से हादसा हुआ है, ग्रामीणों में इसको लेकर गुस्सा है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है कन्नौज से। यहां पर जमीन को लेकर विवाद हुआ, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तिरवा कस्बे के अवंतीबाई नगर में लाठी डंडे चले, मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत दे दी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। देखना होगा जांच में क्या निकलता है। लेकिन जिस तरह से विवाद पुराना है, खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। आवारा कुत्तों का आतंक है। गोंडा से खबर है। आवारा कुत्तों का मासूम बच्ची पर हमला। 7 साल की मासूम बच्ची पर यह हमला आवारा कुत्तों ने कर दिया। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया। 14 फरवरी को भी एक बच्ची पर हमला हो गया था। गोंडा के धानेपुर नगर पंचायत का ये मामला है। आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर किया हमला। बच्ची को देखिए गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया है। बच्ची बुरी तरह से घायल। छोटे भाई की लड़की थी, गांव में कथा हो रहा था, वहाँ पे प्रसाद लेने जा रही थी। क्या नाम था आपके छोटे भाई? छोटे भाई का नाम बाबू यादव नाम है, बेटी का नाम देवांशी है। अच्छा, वो कहाँ गई थी? गांव में प्रसाद लेने जा रही थी। प्रसाद लेके सात बार वापस आ रही थी, फिर रास्ते में 2-3 कुकुर उसको नोचने लगे। हाँ। तो गाँव के एक चाचा जी हैं, वो आए तो रोक के भगाए, 2 भाग गए, एक कुकुर मौके पर पकड़ के उसको नोचते रह गए। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अब यहाँ पे सुन रहे हो भाई गुंडा रेफर किए हैं। गुंडा के लिए रेफर कर दिए हैं। अच्छा, ये पहली घटना, इससे पहले भी कोई घटना घटी है? इससे पहले घटना हो चुका है। अच्छा, तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये तीसरी घटना है भैया। हाँ। एक गाय को भी मार डाले कुकुर लोग। क्या नाम है आपका? कृपाराम यादव। अच्छा, कहाँ पे ये हुई घटना? ये यहाँ बंजरिया जो बाग है ना, कालू भैया के बोरिंग के पास में आरसीसी रोड गया है। अच्छा, कितने दिन पहले की घटना है? ये एक 15 दिन पहले की घटना है। अच्छा, ये फिर तीसरा घटना ये आज हो गया फिर। अच्छा, पहला घटना का क्या वो हुआ? गाय को मार डाला है, उसका ये नोच लिया। दूसरी घटना? और एक हमारे गांव में छगड़ी थी।